केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एवं एनसीईटी पाठ्यक्रम पर आधारित केंद्रीय एवं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा गणित और विज्ञान के प्रश्न पत्र हैं। ज्ञान कोश सभी। पहले अपन प्रश्न से शुरू करते हैं। इसमें सभी प्रश्न पत्र हैं। इसके अंदर पहला, सबसे पहले उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2017। ठीक है, इसके अंदर गणित व विज्ञान, मैथ एंड साइंस, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र का हल है 15 अक्टूबर 2017 का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है? किसके अंदर परमाणुओं की संख्या अधिकतम है इसके अंदर? तो जो सी नंबर ऑप्शन है, CH4 के 16 ग्राम। CH4 के 16 ग्राम परमाणु की संख्या अधिकतम है। परमाणु की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटा परमाणु भार। द्रव्यमान ग्राम में लेना है। 16/16 किया तो 1 आ गया। CH4 का परमाणु भार निकालेंगे तो 12 + 1 × 4 = 16। तो n का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा। 16/16 करेंगे तो वैसे ही अगर CO2 का निकालेंगे, C का होता है 12 और O का होता है 16। तो C के 1 परमाणु, O के 2 परमाणु, 12 + 2 × 16 = 44 आ जाएगा। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो n 16/44 करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। इसी प्रकार O2 का निकालेंगे। O2 का परमाणु भार बराबर 2 × 16 = 32। तो 16/32 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। N2 का परमाणु भार बराबर 2 × 14 = 28। n बराबर 16/28, 0.57 आ जाएगा। तो CH4 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर, उसके बाद N2 का, उससे कम O2 का, उसके बाद CO2 का। प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? टॉलेंस अभिकर्मक के द्वारा। टॉलेंस परीक्षण या टॉलेंस अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को टोलेन अभिकर्मक अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन, क्या होता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन जो होता है ये टोलेन अभिकर्मक इसको बोलते हैं। अमोनियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट विलयन को द्वारा विभेदित किया जाता है। एसिटिलीन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन टोलेन अभिकर्मक के साथ सिल्वर एसिटिलाइड Ag2C2 का सफ़ेद अवक्षेप बनाती है, जबकि एथिलीन टोलेन अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। CH बराबर CH + 2AgNO3 + 2NH4OH अभिक्रिया करेंगे इससे, तो AgC बराबर क्या बनेगा? CAg + 2NH4 और NO2 सिल्वर एसिटिलाइड बनेगा। और इसमें दो जो हाइड्रोजन जल के परमाणु हैं H2O के, वो मुक्त हो जाएंगे। सफ़ेद अवक्षेप बनता है यहाँ पे। इसी प्रकार CH2 की करेंगे तो CH2 + 2AgNO3 + 2NH4OH, और इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है। निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? पर +2 होगी OF2 के अंदर, क्योंकि जो X की वैल्यू इसमें निकलेगी +2। X की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए। माना OF2 में ऑक्सीजन, O की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण बराबर X है, तो F की ऑक्सीकरण संख्या होगी -1 में। ठीक है, तो OF2 बराबर O के अपन ने X मान लिया है, तो X + -1 का होल ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, बराबर 0। तो x समीकरण सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू +2 आ जाएगी। अतः OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी +2, और F की याद ही रखनी है, F की होती है -1। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है। प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है अपने आइसोप्रीन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन CH2 बराबर CH3CH बराबर CH2 का 1/4 संकलन बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ कुछ विशिष्ट जाति के पेड़ों से निकले लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध प्राकृतिक रबड़ मृदु और 2 लेखी होती है। रबड़ को उपयोगी बनाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिसे वल्कनित रबड़ कहते हैं। रबड़ औद्योगिक क्षेत्र का एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है N-पेंटेन। N-पेंटेन का क्वथनांक सबसे अधिक है। N-एल्केनों के क्वथनांक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। N-एल्केनों के क्वथनांक उनके समवायवीय शाखित श्रृंखला एल्केनों के क्वथनांकों से ऊंचे होते हैं, तथा अणु में शाखाओं की संख्या बढ़ने के साथ क्वथनांक घटते हैं। जैसे ब्यूटेन और पेंटेन के समवायवीय के क्वथनांकों को क्रम है। क्वथनांक N ब्यूटेन सबसे ज़्यादा और आइसोब्यूटेन उससे कम। तो N ब्यूटेन का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और आइसोब्यूटेन का होता है -12 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक N पेंटेन का होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। आइसोपेप्टेन का होता है
28 डिग्री सेंटीग्रेड और नियोपेंटेन का होता है 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे, एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4n+2। कैसे निकालेंगे? सभी एरोमेटिक यौगिकों में अणुओं में 4n+2 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह नियम 4n+2 हलक का नियम कहलाता है, जहाँ n की कुछ भी 0 से लेके कोई भी संख्या हो सकती है, n कोई पूर्णांक हो सकता है। उदाहरण के लिए बेंजीन में 6 विस्थापित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 4n+2 नियम के अनुसार होते हैं। एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करने के लिए अणु द्वारा हलक नियम का पालन करना आवश्यक होता है। बेंजीन वाले दे रखी, इसके अंदर बेंजीन वाले में 4n+2 प्लस 6 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लगेगा। 4n बराबर 6 - 2 करेंगे तो n की वैल्यू इसमें 1 आ जाएगी। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया कौन सा है? परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी। रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी। परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इंग्लिश भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रों पर अल्फा कणों की बमबारी के प्रयोग किए। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान में संचित है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। अतः रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप परमाणु में नाभिक का खोज किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? ए हवा। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवीय पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान होते हैं समांगी मिश्रण कहलाता है। इस प्रकार के मिश्रण के अवयव को नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, जैसे चीनी का जल में विलयन, पीतल, कांच आदि समांगी मिश्रण हैं। हवा वायु गैस समांगी मिश्रण का सबसे उत्तम उदाहरण है, जबकि दूध, जल, प्रोटीन व वसा का मिश्रण, रक्त, धुआं, जेली, बादल, बारूद, मिट्टी आदि विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इनके कणों के गुण एक समान नहीं होते हैं तथा इन कणों के अवयवों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। रेशम पालन क्या कहलाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेरीकल्चर जो होता है रेशम पालन कहलाता है। सेरीकल्चर कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। भारत का रेशम उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान है। भारत में रेशम कीट की 4 जातियाँ पाई जाती है। बॉम्बिक्स मोराई या शहतूत का रेशम का कीट, एंथेरिया पेफिया या टसर रेशम कीट, फ्लोसामिया रिसिन या एसी रेशम कीट, एंथीरिया असामा या मूंगा रेशम कीट। प्रोटिस्टा जगत से संबंधित रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले सभी जीव जो होते हैं एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जगत में रखे गए हैं। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी या स्वपोषी सभी प्रकार के हो सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? फाइटोक्रोम वर्णक बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है। ये बीज के बढ़ने व उसके विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। वह उत्तक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है स्नायु तंत्र। स्नायु उत्तक वह होता है जो एक हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, स्नायु लिगामेंट कहलाता है। वह उत्तक जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है उसे कंडरा या टेंडन कहते हैं, जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है। बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण होता है राइजोफोरा में। बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण राइजोफेरा मैनेग्रोवा पौधे में पाई जाती है। प्राय बीजों को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लवणीय दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, अतः बीज मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। ये गुण पितरस्थ अंकुरण विविप्रस कहते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है जल। प्रकाश संश्लेषण में
उत्पोपाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जल वाटर है। प्रकाश आश्रित प्रावस्था में उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों द्वारा जल के अणुओं का हाइड्रोजन H+ व हाइड्रोक्सिल OH- आयनों में अपघटन हो जाता है। अभिक्रिया देखते हैं इसकी। 4H2O से 4H+ आयन प्लस में बनेगा और 4OH- माइनस में बनेगा जल से। 4H+ को NADP ग्रहण करने के लिए NADPH2 में परिवर्तन हो जाता है। 4H+ NADP 2 NADPH2 4OH संघनित होकर पानी व ऑक्सीजन बनाते हैं। 4OH संघनन 2H2O + O2 + 4O-। ऑक्सीजन वायु में विमुक्त हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल में चले जाते हैं। स्पष्ट है कि O2 विमुक्त जल से होती है। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके धक्का बनाने को रोकता है वह होता है अपने हेपेरिन। हेपेरिन जो है रक्त का वह घटक है जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके धक्का बनाने को रोकता है, हेपेरिन। ठीक है, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण जल वाहिनियों में रक्त का धक्का बनाने से रोकता है उसको हेपेरिन कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज तथा प्रतिजन एंटीजन विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंटीजन प्रतिजन तथा लाल रुधिराणुओं की कला में तथा प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किसमें पाई जाती है? अग्नाशय के अंदर। अग्नाशय में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह बिखरे रहते हैं, ये लैंगरहैंस द्वीप कहलाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रवण होता है जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय करने में का कार्य जो है कर देते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की सूक्ष्म प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में किसी भी एक प्रकार के साथ मिलकर सक्रिय बन जाती है अर्थात प्रक्रिया के लिए प्रेरित कर देती है। इस पदार्थ को एंजाइम का सब्सट्रैक्ट भी कहते हैं। प्रत्येक एंजाइम अपने एक विशेष pH मान के माध्यम से पूर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल जो है विटामिन बी है। एस्कार्बिक अम्ल का सामान्य नाम विटामिन सी होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसका प्रमुख स्रोत होता है नींबू, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल। यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हो तो a के कितने मान हैं? ये क्या है? एक मान। ठीक है, ये देखते हैं कैसे। a+2 a+4 अविभाज्य संख्या है तो a बराबर होगा 3। कैसे पता चला है? इसको ऐड करके 0 से कर दिया है बराबर। ठीक है, आगे। अतः a के केवल एक मान संभव है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेने के लिए 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या वर्गमूल लेंगे। 99 99 99 99 का लेंगे सबसे बड़ी। 4 अंकों की संख्या 9 9 9 9 ही होती है तो 9 9 9 9 को वर्गमूल लेने पर 99 अपने पास आ गया। ठीक है, और बचा कितना? 198 अपने पास शेष बच गया है। तो 198 अगर 9 9 9 में से 4 बार 9 इसमें से 198 को अगर घटा देंगे तो 9801 आंसर आ जाएगा। तो 9801 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 9801 जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 21 की। जब x की पावर 13 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो इसको हल करते हैं। तो x की वैल्यू अपने पास अगर x - 1 से भाग देना है तो x की वैल्यू बराबर किधर ले जाएंगे तो 1 आ जाएगी। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा। शेषफल रिमाइंडर थ्योरम यूज़ की गई यहाँ पे। बात करते क्वेश्चन नंबर 22 की। यदि a व b समुच्चय c के अतिरिक्त उपसमुच्चय हो तो a यूनियन ब्रैकेट में a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है? तो ये होगा a के बराबर होगा। कैसे? देखिए, a व b समुच्चय c के अतिरिक्त उपसमुच्चय हैं तो a बराबर हो जाएगा माना 1 2 3 b 2 3 4 और तो c क्या होगा अपने पास में? c हो जाएगा 1 2 3
4 5। ठीक है, आगे देखते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन ब्रैकेट में ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 यूनियन 2 3, तो 1 2 3 ए के अंदर ही आएगा। तो ठीक है, इस प्रकार उपसमुच्चय हो जाएंगे, ए के बराबर ही हो जाएंगे 1 2 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तो दो सिंपल से चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसको। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, 2 वर्ष की जनसंख्या निकालने सिंपल, इसके कई तरीके हैं। इसके अनुसार a बराबर p प्लस 1 प्लस r बटा 100 बटाबर n। तो r की वैल्यू कितनी अपने पास में, r की वैल्यू अपने पास में हो जाएगी 5। दर कितनी 5 है, r होती दर, रेट 5 है, और n की जगह रखेंगे 2 है तो 2 वर्ष रखेंगे। इसको हल करने पे अपने पास में आ जाएगा 21/20, और p की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में दे रखी है 4410। इसको सॉल्व करने पे 4000 आ जाएगा। 2 वर्ष पूर्व गाँव की जनसंख्या कितनी थी, 4000। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व की बतानी, तो 2 वर्ष पूर्व की 4000 होगी, तो बढ़ के कितनी हो गई है, 4410 हो गई है। एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, 25 लाख में 100 का भाग देंगे तो शेयर आ जाएंगे 25,000। ताश की 52 पत्तियों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का इक्का हो। देखिए, हुकुम कितने होते हैं, हुकुम होते हैं 13, और हुकुम का इक्का होता है अपने पास में, इक्के होते हैं 4। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अपने पास में हुकुम का इक्का। पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो की संख्या होगी 13 + 3 बराबर 16। ठीक है, तो 16/52 अभिष्ट प्रायिकता 16/52 बराबर 4/13। अगला क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए चित्र में ABCD का एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म XY है। क्रमित युग्म XY हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में पहला ए का जो एंगल है वो है 3y - 5, B का है 4x, D का है 4y + 20 डिग्री, और जो C है 7x + 5। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री। तो अपन A और C को अगर जोड़ लें तो 3y - 5 + 7x + 5 बराबर 180 डिग्री हो गया। इसे समीकरण 1 बन जाएगी। कैसे बनेगी, 7x + 3y बराबर 180 डिग्री, 5 से 5 कट गया। इसी प्रकार B और D से बनाएंगे अगर, तो B + D बराबर 180 डिग्री, 4y + 4x + 20 बराबर 180 डिग्री, 4x + 4y बराबर 180 में से 20 चले गए तो 160 बचेगा। 4 से 4 सब कैंसिल हो गया, तो x + y बराबर 40 डिग्री बचेगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो तुलना करेंगे अपन, देखो तो तुलना करने पे 1 में से 2 को घटाने पे अपने पास x और y की जो वैल्यू है वो अपने पास में x की वैल्यू 15 आ जाएगी और y की वैल्यू 25 आ जाएगी। समीकरण को इसमें हल करना पड़ेगा। क्रमित युग्म 15 डिग्री और 25 डिग्री हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू तो 15 डिग्री हो जाएगी और y की जो वैल्यू है वो 25 डिग्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। ठीक है, x के किस मान के लिए, मतलब हम x का मान हमें ज्ञात करना है। इस लाइन के अंदर जो लाइन दे रखी है प्रश्न में, इसमें x का मान हमको ज्ञात करना है। x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, सबसे छोटा फिर बड़ा, ऐसे आरोही क्रम में जाना पड़ेगा, छोटे से बड़े के क्रम में। तो 23 24 25 25 25 25 3 बार है, 26 अपने पास में 1 2 3 बार है, और 27 अपने पास में जो होगा 4 बार हो जाएगा। ठीक है, 4 बार करने के लिए अपने पास में x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x की वैल्यू अपने पास में 27 आनी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। बहुलक क्या होता है, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है वो बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार अगर x की जगह 27 लिखेंगे तभी x 27 जो है 4 बार आएगा और 27 बहुलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं हम। x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3 हो तो x³ + y³ + z³ - 3xyz किसके बराबर होगा। तो देखिए, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की तीनों की अपने पास जब वैल्यू बराबर दी गई हो तो x + y + z बराबर
होता है 0। ये अपने पास याद रखना है। कभी भी सूत्र दे रखा हो हमारे पास में, अगर x³ + y³ + z³ - 3xyz, तो इसका मतलब होता है x + y + z बराबर 0। तो 2 + 1 - 3 बराबर 0। तो x³ + y³ - z³ - 3xyz बराबर 0 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। x की जगह कितना रखेंगे? x की जगह लिखेंगे अपने पास में 2³ + 1³ + 3³ ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 x की जगह रखेंगे 2 गुणा 1 गुणा -3 बराबर, सॉल्व करने पे 0 अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका आंसर अपने पास में 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियां और पुरुषों का संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा 20 और पुरुषों के आने पर 20 और पुरुष आ जाए अगर, ठीक है, तो अनुपात उलट गया, मतलब अनुपात 2:3 हो गया। तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि स्त्रियों और पुरुषों की संख्या दे रखी है तो उसको सबसे पहले x में मानना है। तो अनुपात जो अपने पास दिया है 3:2 अनुपात, तो 3x 2x मान लेंगे। उसके बाद में 3x हो जाएगा 2, तो 3x के बराबर में लिखना है 2, और 2x में कितने और जुड़ जाएंगे? 2x में 20 और जुड़ के हो जाएंगे 3। तो अपने को उसको समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो वज्र गुणा करेंगे तो 9x बराबर 4x + 40, 5x बराबर 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी। इससे हमें क्या पता चलता? स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई? स्त्रियों की संख्या बतानी थी, तो स्त्रियों की संख्या हो जाएगी 8 × 3 बराबर 24। ठीक है, आगे बात करते हैं। 3 शून्येतर वास्तविक संख्याओं a b c के लिए यदि a/a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर 2a - 3b + 5c बराबर k हो तो k का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर 2a - 3b + 5c बटा k बराबर, अपन को इसके बराबर किसी ना किसी को x मानना ही पड़ेगा। तो बराबर x मान लेते हैं। उसके बाद a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x, b की वैल्यू हो जाएगी 3x, c की वैल्यू हो जाएगी 4x। ठीक है, तो सबसे पहले अगर लें इसी प्रकार अपन a/2 बराबर 2a - 3b + 5c बटा k, तो a की जगह अपन लिख सकते हैं 2x। अब किसी ना किसी को तो हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो अपन समीकरण सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो a को अब गायब करना पड़ेगा और a की जगह क्या लिख सकते हैं? 2x लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास में x की वैल्यू कितनी बच जाएगी? x की वैल्यू 15x। ठीक है, 15x बटा k, सबको x में बदल दिया a b c को अपन ने। तो 15x बटा k, तो k की वैल्यू यहाँ से अपने पास में कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो अपन को यही सॉल्व करना था k का मान, तो k का मान अपने पास में 15 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। यदि a और b कोई दो समुच्चय हो तो, जैसे a/b बराबर a हो, तो तब a इंटरसेक्शन b है होगा, क्या होगा? देखो, a बराबर माना अपन, a बराबर होगा 1 2 3, कुछ भी मान सकते हैं अपन। a बराबर 1 2 3 माना और b बराबर अपन ने 5 मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार a/b निकालना है अपन को, तो 1 2 3 बटा 5, तो a/b बराबर a हो गया। ठीक है, और यहाँ से b पता चल गया, b जो है रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा 5। ठीक है, a यूनियन b कितना हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा? दोनों में इंटरसेक्शन b का मतलब होता है कॉमन। कॉमन क्या चीज़ आ रही है? a और b के अंदर, a और b के अंदर 5 कॉमन आ रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है, यदि समीकरण x² - bx + c बराबर 0 के मूल के दो क्रमांगत पूर्ण संख्याएं हो तो, ठीक है, b² - 4c क्या होगा? तो इसको हल करना पड़ेगा। देखिए, यदि x² - bx + c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा अल्फ़ा + 1 हो तो अल्फ़ा + अल्फ़ा + 1 बराबर -b/1। ठीक है,
माइनस बी अपॉन 1 आ जाएगा। और आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। आगे 2a प्लस 1 अपॉन बी, 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बी, अल्फ़ा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस 1 करेंगे, ठीक है, और बराबर सी, ठीक है। आगे इसी प्रकार बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट में 2 अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4a अल्फ़ा प्लस 1, 4 अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। आगे 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, 4 अल्फ़ा प्लस माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4a बराबर, इसको सॉल्व करने पे सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ओनली 1 बचेगा। 4 अल्फ़ा स्क्वायर 4 अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गया और 4a से 4a भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास में 1 बचा सिर्फ। दो संख्याओं का म स और ल स क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका सिंपल सा सूत्र हमें याद रखना हमेशा, म स गुना ल स मतलब HCF गुना LCM, ठीक है। मैं से महत्तम समापरिवर्त्य गुणा लघुत्तम समापरिवर्त्य, मैं से गुना ल से बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो म से कितना अपने पास? मैं से अपने पास में 13 दे रखा है और ल से दे रखा है 1989 और पहली संख्या दे रखी है 117। दूसरी संख्या निकालना बहुत आसान है, बटा में चली जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पे 13 गुणा 1989 बटा 117 बराबर 221 अपने पास में आंसर हो जाएगा। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 34 की। जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ बताना है। ठीक है, जतिन क्या करता है? एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, मतलब दोनों तरफ फायदा है। तो उसका लाभ बताना है हमारे पे। देखिए, माना वस्तु का अंकित मूल्य 100x है और क्रय मूल्य हो गया 19x। तो उसने 100x तो उस पर अंकित कर रखा है, तो उसने 90x में खरीद लिया और विक्रय मूल्य कितना होगा? 110x। क्लियर बात है। तो लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ बटा 110 में से अगर 90 चला गया, 90x चला गया तो 20x बचेगा लाभ, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 20 जो ऊपर आ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, 20x बटा 90 और 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 22 सही 2/9%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो पी का मान है, पी का मान कितना होगा? 15। पी का मान कितना होगा? 15। ठीक है, आगे बात करते हैं। आंसर, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा हो तो पी का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा बराबर माइनस 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 पी बटा 1 माइनस बी अपॉन ए से। तो 5 अल्फ़ा बराबर पी और 2 अल्फ़ा गुणा 3 अल्फ़ा बराबर 54/1 सी बटा ए से किया है। तो आगे 6 गुणा पी बटा 5 का स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू 54 किया समीकरण 1 से। ये समीकरण है, यहाँ पे अपने पास में अल्फ़ा की वैल्यू रखी है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है अपने पास में? अल्फ़ा की वैल्यू थी अपने पास में पी बटा 5, ठीक है। आगे देखते हैं अब पी स्क्वायर बराबर 54 गुना 25/6। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा, 225 है, सॉल्व करने पे 225 को स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 हो तो उनके आयतन का अनुपात हमको बताना है। देखिए, व्यास का अनुपात कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। और त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? देखो, त्रिज्याओं व्यास का अनुपात जो है वही त्रिज्याओं का अनुपात होगा, पहली बात तो, ठीक है। व्यास और त्रिज्याओं का अनुपात समान ही होगा, पहली बात तो। व्यास डबल होता है त्रिज्या का, पर अनुपात तो वही रहेगा। आगे देखो, अपन को उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। दो लंबवृत्तीय शंकु का, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? एक 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 की जगह 1/3 रखेंगे। 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर की जगह लिखेंगे R1/R2 का स्क्वायर और एच की जगह H1/H2, ठीक है। अब आगे अपने पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में अपने पास में आर भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है।
आर का अनुपात कितना दे रखा है, आर का अनुपात दे रखा है 4:5, तो 4:5 लिख दिया, और 25:64 दे रहा है इसका अनुपात। तो इसको सॉल्व करेंगे काट पीट के, 1/4 बच रहा है, तो 1/4 इसका अनुपात आयतन का अनुपात आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। तो अपने को फॉर्मूला याद रखना है शंकु का आयतन का 1/3 πr² h। क्वेश्चन नंबर 37, यदि a बराबर x अनुपात x, ठीक है, शब्द BELOW का एक अक्षर है, ठीक है, b बराबर x अनुपात x शब्द WOOL का एक अक्षर है, ठीक है, और c बराबर a माइनस बी हो तो c के उप समुच्चयों की संख्या हमको बतानी है। देखिए a बराबर BELOW दे रखा है, BELOW, ठीक है, और b बराबर WOL दे रखा है, WOL, ठीक है। तो c में c अगर a माइनस बी है तो BE बच रहा है, अगर a में से b घट गया तो BE बचेगा। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगी कि, ठीक है, BE मतलब 2 ही बचे हैं ना, तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n उप समुच्चयों की संख्या का, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर अपने पास में 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा। एक समचतुर्भुज दे रखा है, उसके विकर्ण दे रखे 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, उसका परिमाप ज्ञात करना। देखिए यदि BD बराबर अपने पास में दे रखा है, BD बराबर अपने 10 मान लिया और AC बराबर 24 दे रखा है, ठीक है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं बीच में से समचतुर्भुज के जो है विकर्ण, ठीक है। आगे देखो OA बराबर OC, OA बराबर OC, OA बराबर OC बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया, आधा आधा करेंगे तो, और OB बराबर OD बराबर 5 सेंटीमीटर, OA बराबर OD, OB बराबर OD मतलब जो BD वाली लाइन है वो भी आधे आधे करेंगे तो 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब एक इसमें से एक कोण ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं, एक त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज, एक त्रिभुज। सबसे पहले AOB कोई सा भी ले सकते हैं, सबसे पहले नीचे वाला ले रहे हैं AOB त्रिभुज जो है, इसके अंदर अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण स्क्वायर क्या होगा, AB² बराबर OA² प्लस OB², ठीक है। तो इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू 5 है, एक की 12 है, तो सॉल्व करने पे AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से, 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो परिमाप कितना हो जाएगा, एक 13 है तो 13 को 4 से गुणा करेंगे तो परिमाप निकल के आ जाएगा, तो परिमाप हो गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या कितनी चाहिए, 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5, प्रथम 10 का कितना है, प्रेक्षण 40, प्रथम 10 का 4.5 और शेष का माध्य 3.5 हो, तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य हमको लगभग औसत निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, तो पूरे सर्वेक्षण 10 गुना 4.5, 30 गुना 3.5 बटा 40, उसको सॉल्व करने में 3.75 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है हमको, ठीक है। देखिए सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 2πr ब्रैकेट में h+r, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना हमको। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 2πr ब्रैकेट में r+h या h+r कुछ भी बोल सकते हैं। तो अपने पास में 14 सेंटीमीटर कोर का ठोस घन अधिकतम दे रखा है, आयतन का एक लंब बेलन काटा जाता है, तो अपने पास में कोर दे रखा है मतलब लंबाई दे रखी है, ठीक है। तो फॉर्मूले में लगाएंगे 2πr r+h लगाएंगे, तो देखो h कितना दे रखा है, ठीक है। आगे देखो ये 14 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर कोर है, तो आधी 7 मानेंगे इसको, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 14 + 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 60 कट गया, 12 बचा 44, 22 को 2 से इंटू किया 44, 15 बचा, 14 + 7 बराबर 21, तो 44 गुणा 21 बराबर 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41, 50 संख्याएं दी गई है, हर संख्या को 53 से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है। माध्य ज्ञात करने के लिए दिए गए माध्य को भी 53 में से घटाएंगे। दी गई संख्याओं का माध्य 53 माइनस 3.5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 56.5 आंसर आ जाएगा।
10 प्रेक्षणों 5, 9, 14, 15 x+1 2x-13 28, 30, 32, 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों की माध्य का चॉइस है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे। 10 पद हैं टोटल, 10 सम है या विषम है ये चेक करेंगे। 10 होता है सम, तो इसी प्रकार इसमें सम का सूत्र लगेगा। सम के सूत्र के अनुसार पदों की संख्या माध्यिका बराबर n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटा 2, ये सम के लिए सूत्र होता है। मतलब n/2 पद कौन सा हो गया, 5वां पद, और n/2 + 1वां पद हो गया 6ठा पद। तो 5वें पद व 6ठे पद का मान बटा 2, और माध्यिका दे रखी है क्वेश्चन में चॉइस, तो चॉइस को बराबर में लिख देंगे। 24 × 2 48 हो गया। 5वें पद का मान कितना दे रखा है, 5x + 1, और जो छठा पद है उसका मान है 2x-13। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास में 20 आ जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक मैदान को 44 गायें और 9 दिनों में चल लेती है। एक मैदान है, उसको क्या करती, 44 गायें जो 9 दिनों में चल लेती है। इसी मैदान को कितनी गायें जो है 12 दिनों में चर लेगी। 12 दिनों में चल लेगी, कितनी गायें मैदान को 12 दिनों में चरेगी। तो देखते हैं इसका आंसर। माना मैदान को x गायें 12 दिनों में चल लेगी, तो C1D1 बराबर C2D2 के फॉर्मूले से आसानी से कर लेते हैं। 44 करती 9 दिनों में, तो 44 × 9 बराबर x × 12। तो 44 × 9 बटा 12 भाग में चला जाएगा, तो x की वैल्यू 33 आ जाएगी। ठीक है, 33 आ गई है x की वैल्यू अपने पास में। अगर इसको कट करेंगे तो 44 में से 33 चला गया तो 11 आएगा। 44 - 11, 33 गए, 44 में से तो 11 बचेगा। मतलब कम गायें 12 दिनों में 11 कम गायें 12 दिनों में मैदान को चर लेगी। मतलब अपन को कम गायें बतानी थी, तो माइनस करेंगे जब पता चलेगा कितनी कम है, तो 11 कम गायें जो हैं 12 दिनों में मैदान को चर लेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए वाला सत्य है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। गणित की विभिन्न शाखाएं एक दूसरे पर निर्भर होती है। बीजगणित के विभिन्न सूत्रों का उपयोग अंकगणित में किया जाता है। निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है। शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षार्थियों में विद्यमान क्षमताओं का विकास एवं उन्हें प्रोत्साहित कर गणित शिक्षण को सरल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार आ जाते हैं, तो इसका याद रखना। अभिष्ट कमी का जो फॉर्मूला है सीधा सीधा वृद्धि % बटा 100 + वृद्धि % गुणा 100, मतलब 25/100 + 25 × 100। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास में 20% निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। यदि उनके व्युत्क्रम मतलब उल्टों का योग है 8/15, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखते हैं हल। माना दो प्राकृतिक संख्याएं x तथा 8 - x हैं। ठीक है, तो फर्स्ट को देखते हैं। 1/8 + 1/8 - x बराबर 8/15। आगे एलसीएम लेके से हल करते हैं इसको। तो एलसीएम लेने पे एलसीएम आएगा x ब्रैकेट 8 - x, और ऊपर आएगा 8 - x + x बराबर 8/15। ठीक है, इसको हल करेंगे अगर वज्र गुणा करके, तो एक तरफ 120 रह जाएगा और दूसरी तरफ 8x माइनस ब्रैकेट के अंदर 8x - x, आगे 15 बराबर 8x - x²। अब ये एक तरह समीकरण बन गई है। x² बराबर 8x - 15 बराबर 0, x² - 5x - 3x + 15 बराबर 0,
अब इसके गुणनखंड करेंगे तो x, x माइनस 5, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 5 अथवा 3, संख्याएं 3 और 5 होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्रों के अनुसार है। मकान किराया 20%, शिक्षा 25%, भोजन 20%, यात्रा 15%, बचत 20%। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 है, शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर कितना है, 4000 है, तो परिवार की कुल आय कितनी होगी? बहुत ही आसान है, 40,000 हो जाएगी। ठीक है। शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर हो गया 4000 रुपये, तो 25 माइनस 15 करेंगे तो 10% की वैल्यू 4000 है अपने पास में, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4000 बटा 10 गुणा 100 बराबर 40,000 रुपये। परिवार की कुल आय हो गई 40,000 रुपये। ऊष्मा का एस आई मात्रक होता है। ऊष्मा का एस आई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा का एस आई मात्रक जूल है। 50वां क्वेश्चन, यदि पी एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल और क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला हमको बताना है इसके अंदर। तो सही फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, डी नंबर वाला। जबकि दाब एक अदिश राशि है और बल सदिश एवं क्षेत्रफल भी अदिश राशि है, तो P बराबर F अपॉन ए होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 51 की। यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है। देखिए t बराबर है 5 सेकंड अपने पास में। ठीक है, 5 सेकंड दे रहेगा समय। P1 मतलब जो संवेग है वो 10 kg मीटर सेकंड है फर्स्ट का, और जो दूसरे का संवेग है वो है, दूसरा संवेग कितना हो गया 25 kg मीटर बटा सेकंड। तो अपन को F निकालना है, तो F बराबर होता है P अपॉन टी, तो P2 माइनस P1 अपॉन टी, तो 25 में से 10 चला गया, 15 बचेगा, 15 बटा 5 करेंगे तो 3 न्यूटन अपने पास में जो F बल का मान है वो अपने पास में आ जाएगा। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। अभ्रक MiCMI का एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। यह हल्के पीले, हरे तथा काले रंग का होता है। अभ्रक ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। यही गुण इसके व्यापारिक महत्व का आधार है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के लिए बर्तन जो होते हैं उनमें बॉयलर के जैकेट के आवरण बनाने में किया जाता है। विद्युत यंत्र तथा उपकरण जैसे डायनेमो, आर्मेचर, हीटर, टेलीफोन के डायल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण कहते हैं या नति कोण भी कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत या भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। 10 मीटर लंबाई की ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है। तरंगों का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ध्यान से, 100 आंसर होगा, पर कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। ठीक है, कंजिक्यूटिव कंप्रेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे देखिए रेरिफिकेशन। वेवलेंथ होती तरंग दैर्घ्य लैम्डा, जिसको व्यक्त करते हैं लैम्डा से। 50 गुणा 2 बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कैसे निकाला है अपन ने? वेवलेंथ 50 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रिफ्रेशन बिटवीन, तो मतलब संपीड़न और विरलन। कंप्रेशन होता है संपीड़न और जो रेफ्रेशन होता है वो होता है विरलन। ठीक है, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर बराबर 0.05
मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं नया क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, यदि पानी का कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। देखिए 9/8 होगा, कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए पानी का अपवर्तनांक है 4/3 और कांच का अपवर्तनांक है कितना, 3/2। क्वेश्चन में दे रखा है 2। पानी का अपवर्तनांक कितना, 4/3 दे रखा है और कांच का दे रखा है अपने पास में 3/2। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, ऊपर तो लिखेंगे अपन कांच का, नीचे लिखेंगे पानी का। ठीक है, पानी के सापेक्ष कांच का, तो कांच को कहाँ लिखेंगे, कांच को लिखेंगे ऊपर, जिसका निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, सापेक्ष वाले को नीचे लिखेंगे, जो पानी के सापेक्ष पानी को लिखेंगे नीचे। 3/2 बड़ा बटा 4/3 हल करेंगे इसको, तो अपने पास में 4 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 नीचे आएगा, ऊपर 9 आएगा, तो 9/8 अपने पास में आंसर हो जाएगा। ठीक, हल करने पे 9/8 आ जाएगा। घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कौन सा कैसा होता है, हरा। घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के तार उपयोग में किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जिन्हें विधुमन्य या जीवित उदासीन तथा भूतार अर्थ वायर कहते हैं। विधुमन्य तार सामान्यतः लाल रंग का, उदासीन तार काले रंग का और भूतार सामान्यतः हरे रंग का होता है। विधुमन्य तार से धारा प्रवाहित होती है, उदासीन तार धारा वापस ले जाती है। भूतार का संपर्क पृथ्वी से होता है तथा दूसरी तरफ ये उपकरणों की चालक बॉडी से जुड़ा होता है। विद्युत यदि बॉडी में उतर जाए तो इसके माध्यम से पृथ्वी में चला जाता है और उपकरण का उपयोग करता झटके शॉक लगने से बच जाता है। अतः भूतार सुरक्षा का एक साधन है। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है, आवेश पर। सन 1845 में किरचॉफ ने विद्युत परिपथों में वोल्टता एवं धारा संबंधी 2 नियम प्रतिपादित कर दिए। ये दोनों नियम संयुक्त रूप से किरचॉफ के परिपथ के नियम कहलाते हैं। ये नियम विद्युत परिपथों के लिए वस्तुतः आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण के नियमों पर भिन्न रूप हैं। किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार किसी नोड या जंक्शन की तरफ जाने वाली धाराओं का योग उस नोड से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इसमें I1 I2 I3 सबका योग I के बराबर होगा इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 बराबर 0। ठीक है, ये किरचॉफ का नियम होता है। आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का योग 0 होता है। I1 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I3। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 58। द्विआधारी संख्या 1101 का होल ट्वाइस का मतलब 2 के तुल्य दशमलव संख्या होती है 13। 13 कैसे बताएंगे, देखिए द्विआधारी अंकों को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए उसके अंकों का मान स्थानीय मान से गुणा कर उन्हें जोड़ा दिया जाता है। जैसे 1101 का 2 है तो इस संख्या का मान है 1101 और स्थानीय मान है अपने पास में 2 है। इसका स्थानीय मान 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। तो 2 यहाँ से 2 शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 लिखेंगे। तो 1101 का स्क्वायर बराबर का होल ट्वाइस बराबर 1 गुणा 2 की पावर 3, 1 गुणा 2 की पावर प्लस लगा के 1 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 1 प्लस 1 गुणा 2 की पावर 0। तो इसका सॉल्व करने पे 8 4 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 13 आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान रखना है अपने पास में। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। कोक जो है पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, बाकी पेट्रोल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल सभी जो है पेट्रोलियम अवयव हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों और ईंधनों का एक प्रमुख स्रोत है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण ईंधन पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ईंधन के अतिरिक्त पेट्रोलियम से कई उपयोगी विलायक, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, कोलतार, प्राकृतिक गैस व अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न प्रकार के कई रासायनिक पदार्थों के निर्माण में कच्चे पदार्थों के रूप में किया जाता है। कोक पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। यह एक कठोर काला सघन सरंध्र पदार्थ है जो है कोयले के अनोक्सी दहन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह कार्बन का
लगभग शुद्ध रूप है जिसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण व कई धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। एक धातु, क्वेश्चन नंबर 60, एक धातु M अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। M को पहचानिए। M क्या होगा, अपन को पहचानना है, तो इसके अंदर M होगा अपने पास में Cu, ठीक है। देखिए Cu कॉपर, मतलब कॉपर Cu अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन युक्त नहीं करता। कॉपर को वायु या ऑक्सीजन में तेज गर्म करने पर काले रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O और क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO धीरे धीरे बनते हैं, जबकि सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg तथा कैल्शियम Ca अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। 2Cu + 4HCl + O2 अभिक्रिया करके 2CuCl2 + 2H2O, Mg + H2SO4, MgSO4 + H2, Ca + 2HCl सभी क्रिया करके CaCl2 और H2 बनेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं, अब ये नेक्स्ट होगा। पेपर पूरा ख़त्म हो गया, 60 क्वेश्चन।